नमस्कार। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का चैप्टर 5 हिस्ट्री का लाइन बाय लाइन प्रश्न। तो पांचवा चैप्टर है दोस्तों, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो पहला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन में विकसित हुई थी। चीन में सबसे पहले छपाई किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? तो 594 ईस्वी में चीन में छपाई शुरू हुई थी। चीन में छपाई के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता था? तो काठ के ब्लॉक और तख्ती का प्रयोग चीन में छपाई के लिए प्रयोग करते थे। पारंपरिक चीनी किताब किस शैली में बनाई जाती थी? तो पारंपरिक चीनी किताब आर्काडियन शैली में बनाई जाती थी। चीनी किताब को आर्काडियन शैली में बनाने का मुख्य कारण क्या था? कागज के दोनों ओर छपाई संभव नहीं होने के कारण चीनी किताब को आर्काडियन शैली में बनाया जाता था। चीनी में किताबों के सुलेखन का कार्य कौन करता था? तो चीनी में किताबों के सुलेखन का कार्य दक्ष सुलेखक या खुशखत करते थे। मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो चीन का राजतंत्र मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक था। चीनी राजतंत्र किताबें मुख्य रूप से क्यों छपवाता था? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए चीनी राजतंत्र किताबें मुख्य रूप से छपवाता था। 19वीं सदी के अंत में चीन में कौन सी नई तकनीक आई? तो 19वीं सदी के अंत में चीन में पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस आई। पश्चिमी मुद्रण तकनीक के आने के बाद छपाई का केंद्र कौन सा शहर बना? तो छपाई का केंद्र चीन का संघाई क्षेत्र बना था। खुशनबीसी का क्या अर्थ है? सुंदर और कलात्मक लिखावट करने वाले को खुशनबीसी कहते हैं। खुशनबीसी, सुलेखन बीस, लिपिक भी कह सकते हैं। खुशनबीसी शब्द किस भाषा से आया है? फारसी शब्द से। खुशनबीसी शब्द फारसी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है अच्छी लिखावट लिखने वाला। अंग्रेजी में खुशनबीसी को क्या कहा जाता है? तो कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं, खुशनबीसी को अंग्रेजी में कहते हैं। जापान में मुद्रण तकनीक कौन लेकर आया था? तो चीनी बौद्ध प्रचारक जापान में मुद्रण तकनीक लेकर आया था। जापान में चीनी बौद्ध प्रचारक कब छपाई की तकनीक लेकर आए? तो छपाई की तकनीक लेकर चीनी बौद्ध प्रचारक जो है 768 से 770 के बीच लेकर आए थे। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक कौन थी? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक डायमंड सूत्र थी। डायमंड सूत्र किस वर्ष छपी थी? तो डायमंड सूत्र जो है 868 ईस्वी में छपी थी। डायमंड सूत्र की विशेषता क्या थी? पाठ के साथ काठ पर खुदे चित्र भी थे। जापान में किस वस्तु पर तस्वीरें अक्सर बनाई जाती थी? तो जापान में तस्वीरें कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कौन कौन छपते थे? तो मध्यकालीन जापान में कवि और गद्यकार दोनों छापते थे। मध्यकालीन जापान में कौन कौन छपते थे? तो कवि और गद्यकार दोनों।
18वीं सदी के अंत में एदो या टोक्यो के चित्रकारी किसका परिचय देती है? तो यह शालीन शहरी संस्कृति का परिचय देती है। एदो की शहरी संस्कृति की चित्रकारी में किन किन का चित्रण मिलता है? तो इसमें चाय घर, कलाकार और तवाइफे का चित्रण मिलता है। त्रिपिटिका कोरियाना किस प्रकार के मुद्रण से जुड़ा है? तो त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण से जुड़ा है। त्रिपिटिका कोरियाना किस देश में तैयार किया गया था? कोरिया में। त्रिपिटिका कोरियाना को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब अंकित किया गया? 2007 में अंकित किया गया। चीन से यूरोप तक कौन से मार्ग से रेशम और मसाले लाए जाते थे? रेशम मार्ग से। 11वीं सदी में चीन से यूरोप क्या पहुंचता था? कागज। कागज आने से यूरोप में क्या संभव हुआ? पांडुलिपियों का उत्पादन संभव हुआ। मार्को पोलो किस देश से चीन गया था? इटली से। मार्को पोलो ने चीन से कौन सी तकनीक यूरोप में पहुंचाई? तो मार्को पोलो ने चीन से वुड ब्लॉक मुद्रण तकनीक यूरोप में पहुंचाई थी। यूरोप में सबसे पहले तख्ती की छपाई किस देश में शुरू हुई? इटली में। मुद्रित किताबों को कुलीनबर्ग कैसे मानता था? तो सस्ती और अश्लील मानता था। कुलीनबर्ग और भिक्षु संघ किताबें किस पर छापते थे? बेलम या चर्मपत्र पर। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी किस प्रकार की किताबें खरीदते थे? सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। यूरोप में एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ आमतौर पर कितने कातिब काम करते थे? तो यूरोप में पुस्तक विक्रेता के यहाँ जो कातिब काम करते थे वह 50 कातिब काम करते थे। बढ़ती मांग के कारण यूरोप में कौन सी छपाई लोकप्रिय हुई? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय हुई थी। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में किन वस्तुओं पर तख्ती की छपाई होती थी? तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में कपड़े, ताश के पत्ते और धार्मिक चित्र पर तख्ती की छपाई होती थी। नई मुद्रण तकनीक का आविष्कार किसने किया? तो नई मुद्रण तकनीक का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था। योहान गुटेनबर्ग ने छपाई की तकनीक का आविष्कार कब किया? 1430 ईस्वी के दशक में किया। बेलम किसे कहा जाता है? जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह को बेलम कहते हैं। जिक्सी किस देश से संबंधित है? कोरिया से जिक्सी संबंधित है। जिक्सी किस प्रकार की मुद्रण तकनीक से छपी थी? मूवेबल मेटल टाइप से छपी थी। जिक्सी किस धर्म से जुड़ी थी? जैन बौद्ध धर्म से जिक्सी जुड़ी थी। जिक्सी में लगभग कितने बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख है? 200 बौद्ध भिक्षु का उल्लेख है। जिक्सी का पहला खंड कहाँ है? तो जिक्सी का पहला खंड उपलब्ध नहीं है। जिक्सी का दूसरा खंड वर्तमान में कहाँ उपलब्ध है? तो फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में जिक्सी का दूसरा खंड उपलब्ध है। जिक्सी किस सदी के अंत में मुद्रित हुई थी?
14वीं सदी के अंत में जिक्सी मुद्रित हुई थी। जिक्सी को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कब अंकित किया गया? 2001 में। गुटेनबर्ग के पिता का व्यवसाय क्या था? सुनार था वो। गुटेनबर्ग ने किस यंत्र से प्रेरणा लेकर प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था? तो गुटेनबर्ग ने तेल और जैतून पेरने की मशीन से प्रेरणा लिया था। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कब पूरा किया? 1448 में पूरा किया। गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल। गुटेनबर्ग ने बाइबिल की कुल कितनी प्रतियां छापी थी? 180 प्रतियां। गुटेनबर्ग की बाइबिल छापने में कितने वर्ष लगे? 3 वर्ष लगे थे। गुटेनबर्ग की छपी किताबें शुरू में कैसे दिखती थी? तो शुरू में हस्तलिखित पांडुलिपि जैसी दिखती थी। मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो धातुई अक्षरों को हिलाकर शब्द बनाने वाली मशीन के लिए प्रयोग होता था। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में कितने पन्ने छाप सकता था? 250 पेज छाप सकता था 1 घंटे में। यूरोप की पहली छपी हुई किताब कौन सी मानी जाती है? गुटेनबर्ग की बाइबल। गुटेनबर्ग की बाइबल की कितनी प्रतियां आज भी बची है? 50 प्रतियां आज भी बची है। गुटेनबर्ग प्रेस की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो गुटेनबर्ग प्रेस की सबसे बड़ी विशेषता इसमें मूवेबल मेटल टाइप का उपयोग हुआ था, यह था। प्लाटेन लेटर प्रेस में प्लाटेन का क्या कार्य था? तो वह कागज को टाइप करने पर दबना। गुटेनबर्ग प्रेस की तकनीक कितने वर्षों तक बुनियादी रही? 300 वर्षों तक। मुद्रण क्रांति प्रिंटिंग रेवोल्यूशन यूरोप में कब संभव हुई? 1450 के बाद। 1450 से 1550 के बीच यूरोप में क्या तेजी से फैला? छापे खाने तेजी से फैला था। 16वीं सदी के मुद्रक कार्यशाला में कंपोजिटर का क्या काम करता था? तो इबारत कंपोज करना था। गैली शब्द का क्या अर्थ था? धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाए जाते थे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस बातों के लिए प्रसिद्ध है? तो उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की थी, इसलिए प्रसिद्ध है। मार्टिन लूथर ने अपनी 95 स्थापनाएं कहाँ टांगी थी? विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर। लूथर की स्थापनाओं का क्या परिणाम हुआ? तो लूथर की स्थापनाओं का परिणाम हुआ कि चर्च में विभाजन हुआ और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार शुरू हुआ। लूथर के न्यू टेस्टामेंट के अनुवाद में कितनी प्रतियां कुछ ही हफ्तों में बिक गई? तो 5000 प्रतियां कुछ ही हफ्तों में बिक गई थी। लूथर ने मुद्रण को किस रूप में वर्णित किया? ईश्वर की दी हुई महानतम देन के रूप में वर्णित किया। इतिहासकारों के अनुसार छपाई में किसने मदद की? तो इतिहासकारों के अनुसार छपाई ने धर्म सुधार आंदोलन के विचारों के प्रसार में मदद की। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार किस सदी में शुरू हुआ? 16वीं सदी में।
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? चर्च की कुरीतियों और भ्रष्टाचार का विरोध करना था। मार्टिन लूथर ने मुद्रण को किस रूप में बताया? तो ईश्वर की दी हुई महानतम देन के रूप में मार्टिन लूथर ने मुद्रण को बताया था। 16वीं सदी का वह इतालवी किसान कौन था जिसने बाइबिल की नई व्याख्याएं की थी? मेनोकिया। मेनोकिया को किस संस्था ने सजा दी थी? तो इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ने मेनोकिया को सजा दी थी। इंक्विजिशन। मेनोकियो को अंत में क्या सजा दी गई थी? मृत्युदंड। इंक्विजिशन संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करना था। रोमन कैथोलिक चर्च ने कब से प्रतिबंध किताबें की सूची रखना शुरू किया? तो रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना 1558 से शुरू किया था। द मैकम्बर डांस किस सदी की तस्वीर है? 15वीं सदी की। द मैकम्बर डांस तस्वीर में मुद्रण को किससे जोड़ा गया है? दुनिया के अंत से। इरेस्मस किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इरेस्मस दार्शनिक था। इरेस्मस ने किस पुस्तक में मुद्रण के बारे में अपनी राय दी थी? एडे जेज पुस्तक के बारे में अपनी राय इरेस्मस ने दी थी। किताबें भिन्न भिनाती मक्खियों की तरह है, यह किसने कहा था? इरेस्मस। इरेस्मस किस धर्म से संबंधित था? रोमन कैथोलिक धर्म से। मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही घट गया, यह किसका कथन था? इरेस्मस का। इंक्विजिशन संस्था किस देश में सक्रिय थी? इटली में। रॉबर्ट डाल्टन की किताब का नाम क्या है जिसमें मैर्सिये के विचार अधृत है? द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस। निरंकुशवाद का अर्थ है एक व्यक्ति का संपूर्ण नियंत्रण। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स बेचने वाले को क्या कहा जाता था? चैपमैन। चैप बुक्स बेचने वाले को चैपमैन कहते थे इंग्लैंड में। फ्रांस में बल्बियोथिक ब्लू क्या थी? सस्ते कागज पर छपी नीली जिल्द वाली किताब थी। पेनी मैगजीन या एक पैसिया पत्रिकाएं किसके लिए होती थी? तो पेनी मैगजीन या एक पैसिया पत्रिकाएं महिलाओं के लिए होती थी। निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी? जेन ऑस्टिन प्रसिद्ध महिला उपन्यासकार थी। शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को किसने कारगर बनाया? रिचर्ड एम हो ने बनाया था। रिचर्ड एम हो के प्रेस से प्रति घंटे कितनी सीटें छप सकती थी? 8000। सदी के अंत तक कौन सी नई प्रेस तकनीक आ गई थी? ऑफसेट प्रेस आ गई थी। छपाई की प्रक्रिया में कौन से सुधार हुए? तो पेपर रील स्वचालित हुई थी। इंग्लैंड में 1920 के दशक में कौन सी सस्ती श्रृंखला प्रसिद्ध हुई? सीलिंग श्रृंखला प्रसिद्ध हुई थी। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस किस शताब्दी की रचना है? 16वीं शताब्दी की। रामचरितमानस का रचना कार्य किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1531 में।
रामचरितमानस की रचना किस तिथि को पूर्ण हुई थी? अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूर्ण हुई थी। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित हुआ था। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस शहर में प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में। मुद्रण युग से पहले भारत में पांडुलिपियां किन किन भाषाओं में लिखी जाती थी? संस्कृत में, अरबी में, फारसी में और क्षेत्रीय भाषा में लिखी जाती थी। भारत में पांडुलिपियां किस सामग्री पर लिखी जाती थी? तार के पत्ते या हाथ से बने कागज पर। पांडुलिपियों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता था? उन्हें तख्तियों में बांधा या सील दिया जाता था। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। 14वीं सदी के प्रसिद्ध फारसी शायर कौन थे जिसकी शायरी दीवान में संकलित है? हाफिज। हाफिज के दीवान की पांडुलिपियां किस शताब्दी में तैयार की गई थी? 15वीं शताब्दी में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब और कहां आया? 16वीं शताब्दी में गोवा में आया था। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लाए थे? पुर्तगाली धर्म प्रचारक लाए थे। जेसुइट पुजारियों ने भारत में कौन सी स्थानीय भाषा सबसे पहले सीखी? कोंकणी भाषा सीखी थी। सन 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग कितनी किताबें छप चुकी थी? 50। भारत में पहली तमिल किताब किस वर्ष और कहाँ छपी थी? 1579 में कोचीन में छपी थी। पहली मलयालम किताब कब और किसने छापी थी? तो 1713 में कैथोलिक पुजारियों ने छापी थी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक ने कितनी तमिल किताबें छापी? 32। भारत में अंग्रेजी भाषी प्रेस का आरंभ किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की या जे.ए. हिक्की ने किया था। भारत में पहला अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की ने अपनी पत्रिका कैसे परिभाषित किया था? हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। हिक्की के बंगाल गजट में किस प्रकार के विज्ञापन भी छपते थे? दासों की बिक्री से जुड़े विज्ञापन छपते थे। हिक्की पर मुकदमा किसने किया था? वारन हेस्टिंग्स ने किया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर गर्व करने वाली पहली पत्रिका कौन थी? बंगाल गजट। पहले हिंदुस्तानी द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम था? बंगाल गजट। राजा राम मोहन राय के करीबी कौन थे जिन्होंने पहला हिंदुस्तानी अखबार छापा था? गंगाधर भट्टाचार्य। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया? 1821। समाचार चंद्रिका किस उद्देश्य से प्रकाशित की गई थी? राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए की गई थी। 19वीं सदी में फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमीसुल अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1822 में हुआ था।
उलमाओं ने इस्लामी धर्म ग्रंथों के प्रसार के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया? लिथोग्राफी का इस्तेमाल किया था। देवबंद सेमिनरी की स्थापना कब हुई? 1867 में। देवबंद सेमिनरी मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जानी जाती थी? इस्लामी सिद्धांत पर फतवे जारी करने के लिए जानी जाती थी। उत्तर भारत में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कौन से दो प्रसिद्ध प्रेस जाने जाते थे? नवल किशोर प्रेस और श्री वेंकटेश्वर प्रेस उत्तर भारत में प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध प्रेस थे। राजा रवि वर्मा किस कला के प्रसिद्ध थे? तो चित्रकला के लिए। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। अमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। अमार जीवन 1876 में किस भाषा में प्रकाशित पहली आत्मकथा थी? तो अमार जीवन 1876 में प्रकाशित बंगाली भाषा में थी। कैलाश वासनी देवी ने किस विषय पर लिखा? महिलाओं के अनुभव और उनकी स्थिति पर कैलाश वासनी देवी का विषय था। जिन पर कैलाश वासनी देवी ने लिखा था उनका विषय महिलाओं के अनुभव और उनकी स्थिति पर था। ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने किस विषय पर लिखा? उच्च जाति की नारियों की दयनीय स्थिति पर लिखा। बंग महिला शिक्षा सम्मेलन को 1926 में किसने संबोधित किया? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने किया था। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट संस्कृति कब तक विकसित हो चुकी थी? 1870 के दशक से पहले विकसित हो चुकी थी। स्त्री धर्म विचार पुस्तकों के लेखक कौन थे? राम चड्ढा। स्त्री धर्म विचार का उद्देश्य क्या था? औरतों को आज्ञाकारी बीबी बनना सिखाना था। बटाला किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो बटाला सस्ते लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन के लिए प्रसिद्ध था। बटाला की किताबें मुख्य रूप से किन विषयों पर होती थी? धार्मिक और सनसनीखेज विषयों पर होती थी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। पेरियार किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के रूप में प्रसिद्ध थे। काशी बाबा ने 1938 में कौन सी रचना लिखी थी? छोटे और बड़े सवाल। सच्ची कविताएं नामक संग्रह किसने लिखी? सुदर्शन चक्र ने लिखी। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने क्या किया? शिक्षा हेतु पुस्तकालय बनाए। बम्बई के मिल मजदूरों से किसे प्रेरणा मिली? तो बम्बई के मिल मजदूरों से बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों को प्रेरणा मिली थी। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ किस भाषा के आधुनिक साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे? असमिया के। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की कौन सी प्रसिद्ध रचना दादी की कहानियां के रूप में जानी जाती है? बूढ़ी अय्यर साधु। बूढ़ी अय्यर साधु का अर्थ क्या है? दादी की कहानियां। अपुनर देश गीत का अर्थ क्या है? मेरा प्यारा देश। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की रचना अपुनर देश किस प्रकार की रचना है?
तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की रचना अपुनर्देश राष्ट्रीय गीत है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की आज़ादी को नियंत्रण करने वाले कुछ कानून किस दशक में पारित किए? 1820 के दशक में पारित किए थे। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा के लिए 1835 में कौन से गवर्नर जनरल राजी हो गए थे? तो विलियम बेंटिक राजी हो गए थे। 1835 में बनाए गए कानूनों के निर्माण में किस औपनिवेशिक अधिकारी की प्रमुख भूमिका थी? टॉमस मैकाले की। प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण लगाने के लिए 1878 में कौन सा कानून लागू किया गया था? तो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस प्रकार के अखबारों पर लागू किया गया था? भाषाई स्थानीय भाषा के अखबारों पर लागू किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत सरकार कौन सा अधिकार मिला? भाषाई प्रेस की रफ्तों को सेंसर करना था। बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार में 1907 के पंजाब क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति जताई थी? केसरी। बाल गंगाधर तिलक को केसरी में लिखे लेख के कारण किस वर्ष कैद किया गया था? तो 1908 में कैद किया गया था। वफादार अखबार स्टेट्समैन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1877 में। पहले विश्व युद्ध के दौरान कितने अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी? 22 अखबारों को। 1919 में अखबारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को और सख्त किसके अधीन बनाया गया था? रॉलेट समिति के अधीन बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध संबंधी विषय को सेंसर करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रपटें किस अधिनियम के तहत सेंसर की जाती थी? तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी रपटें सेंसर की जाती थी। अगस्त 1942 में लगभग कितने अखबारों को दबा दिया गया था? 90 अखबारों को दबा दिया गया था। गांधी जी के अनुसार 1922 में भारत सरकार किन 3 स्वतंत्रताओं को दबाने की कोशिश कर रही थी? तो वाणी, प्रेस और सामूहिकता को दबाने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 5 समाप्त हो चुका है, जो कि 10 क्लास के नए एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन प्रश्न बनाए गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।